ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। और शुरुआत करेंगे बुलेटिन की उन खबरों के साथ जिन्हें आगे आप इस बुलेटिन में विस्तार से देखने वाले हैं। देखिए, एसआईआर के मुद्दे पर सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जल्दबाजी का आरोप लगाया। इधर जवाब में बीजेपी बोली तो क्या घुसपैठियों को नागरिकता दे दे। 6 साल की बच्ची के रेप पर सुलगा मध्य प्रदेश का रायसी। 5 दिन बाद भी आरोपी फरार है। गुस्साए लोगों ने हंगामा किया है, पथराव किया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और कमला पसंद पान मसाला कंपनी के मालिक की बहू ने खुदकुशी की। मृतका के भाई ने आरोप लगाया, पति हरप्रीत की दूसरी शादी से दीप्ति चौरसिया दुखी थी। साथ ही 252 करोड़ की ड्रग्स के मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी से एनसीबी ने पूछताछ की है। औरी पर ड्रग्स लेने और सप्लाई करने का आरोप लगा है। इस पर भी आपको अपडेट देंगे। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात करेंगे कर्नाटक की, जहां कोडागू से एक्सीडेंट की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां मजदूरों को ले जा रहे एक पिकअप वैन का बैलेंस अचानक से बिगड़ गया, जिसके बाद वो पलटते हुए सीधा हुई। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। अचानक बैलेंस बिगड़ा और पिकअप धड़ाम हो गया। पिकअप सामान्य रफ्तार से ही आ रहा था, लेकिन अचानक वो अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप पर बैठे मजदूर एक झटके में जमीन पर आ गिरे और उनमें 2 मजदूरों पर पलटने के बाद पिकअप वापस आ गिरी। एक पल को लगा कि पिकअप के नीचे दबने वालों का जिंदा बचना मुश्किल है, लेकिन चमत्कार यही हुआ। एक शख्स पिकअप के नीचे से पहले निकला, फिर दूसरा डिग्गी वाली साइड। हालांकि दूसरा शख्स पिकअप गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे लोगों ने किसी तरह उसे निकालकर पास में लिटाया। हादसे के पीछे टायर फटने को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हादसा सोमवारपेट तालुका के मदिकेरी सोमवारपेट हाईवे पर हुआ है। अब खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां शिवसेना शिंदे गुट की पूर्व विधायक निर्मला गावित भी सड़क हादसे का शिकार हो गई। वो अपने पोते के साथ घर के बाहर टहल रही थी कि तभी एक कार उन्हें टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। कार आई और उसने पीछे से टक्कर मार दी। ये उसी हादसे का सीसीटीवी फुटेज है। सड़क पर कुछ भी असामान्य नहीं था। पूर्व विधायक पोते और एक महिला के साथ घर के बाहर घूम रही थी, तभी यह हादसा हो गया। एक पल को ऐसा लगा कार वाले ने जानबूझकर निर्मला गावित को टक्कर मारी। गनीमत रही कि हादसे में गावित का पोता बाल बाल बच गया, जो कि ठीक उन्हीं के साथ चल रहा था। गंभीर रूप से घायल निर्मला गावित का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के सातारा में भी बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। वहां हुए सड़क हादसे में तो एक शख्स की जान ही चली गई, जबकि 2 लोग बाल बाल बच गए। ये हादसा तब हुआ जब एक बेकाबू मिनी बस डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि वहां अफरा तफरी मच गई। वहां खड़े लोग इधर उधर भागने लगे। इससे पहले डिवाइडर पर खड़े 3 लोग सड़क पार करने के लिए इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक युवक तो सड़क पार कर गया, जबकि 2 लोग वहीं खड़े रहे। तभी तेजी से मिनी बस आई और डिवाइडर को तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। हादसे के बाद एक शख्स तो वहीं दब गया, जबकि दूसरा शख्स काफी दूर जाकर गिरा। डिवाइडर से टकराने के बाद बस कुछ दूर जाकर पलट गई। हरियाणा के रोहतक में हुए एक खौफनाक हादसे में नेशनल लेवल के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक की मौत हो गई। यह घटना लाखन बाजार में बास्केटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान हुई है और इस हादसे पर अब तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान भारी भरकम लोहे का पोल टूटकर उसके ऊपर गिर गया। पोल टूटकर सीधे बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक के सीने पर गिरा, जिससे वो उठ ही नहीं पाया। इससे पहले 16 साल के नेशनल लेवल के खिलाड़ी हार्दिक प्रैक्टिस के दौरान बार बार पोल पकड़ने की कोशिश करता दिखाई दिया। हार्दिक ने पहली बार जब पोल पकड़ा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार जैसे ही उसने पोल पकड़ा, लोहे का पूरा पोल सीधे उसके ऊपर गिर पड़ा। वहां मौजूद दूसरे खिलाड़ियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
जानकारी के मुताबिक हार्दिक ने सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सिल्वर, हैदराबाद में हुई 49वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज और पुडुचेरी में हुई 39वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस हादसे के बाद हरियाणा सरकार और खेल मंत्रालय सवालों के घेरे में आ गया है। खेल सुविधाओं की सुरक्षा और उनके रखरखाव पर कई सवाल खड़े किए गए, क्योंकि बास्केटबॉल पोल के रखरखाव पर ध्यान दिया गया होता तो 16 साल के हार्दिक की जान बचाई जा सकती थी। बताया गया कि करीब 18 साल पहले लगाए गए बास्केटबॉल के पोल में जंग लग चुका था। दावा है कि लाखन माजरा के कुछ खिलाड़ियों ने मेंटेनेंस की मांग और दूसरी सुविधाओं को लेकर प्रदेश के सीएम नायब सैनी से 3 महीने पहले मुलाकात भी की थी, लेकिन आरोप है कि सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। बताया गया कि सांसद कोटे से 20 लाख की ग्रांट 2 स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं देने के लिए वो मंजूर भी हो चुकी थी, लेकिन ये काम शुरू होता उससे पहले ही ये हादसा हो गया। यानी सिस्टम की लापरवाही की वजह से देश ने एक होनहार खिलाड़ी को खो दिया है। हालांकि बाद में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जिला खेल अधिकारी समेत 2 लोगों को निलंबित भी कर दिया है। हार्दिक की तरह ही इस लापरवाह सिस्टम ने अमन को भी मार डाला। अमन भी बास्केटबॉल खिलाड़ी था, लेकिन बास्केटबॉल का पोल गिरने से 15 साल के खिलाड़ी अमन की मौत हो गई, जिसकी खबर लगते ही अमन के घर पर मातम पसर गया। उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बहादुरगढ़ के शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में अमन पर बास्केटबॉल कोर्ट में लगा पोल गिर गया। ये पोल काफी पुराना था, जर्जर हो चुका था। बावजूद इसके न खेल विभाग और न ही स्थानीय प्रशासन ने इसकी सुध ली। मैं पापा आधा पौना घंटा खेल के आऊंगा, मैं चला जाऊंगा। डेली का रूटीन था, वो आ जाता है अंधेरा होने से पहले आ जाता था खेल के। वो आम घर में एंट्री हुई है और वहां से कॉल आई। हैरानी की बात तो यह है कि इसी स्टेडियम में पोल गिरने की घटना पहले भी हो चुकी है। बावजूद इसके सिस्टम की आंख नहीं खुली। अमन 2 बहनों का इकलौता भाई था। करीब 2 साल से बास्केटबॉल सीख रहा था। हादसे के बाद खेल विभाग नींद से जागा और अपनी गलती मानी। जिला खेल अधिकारी ने हादसे पर दुख जताया और एक कमेटी बनाकर सभी खेल उपकरणों की जांच करवाने और खराब उपकरणों को बदलने का भरोसा दिया। बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक अमन की ही नहीं, बल्कि सिस्टम ने हरियाणा में ही एक और मासूम की भी जिंदगी छीन ली। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में 14 साल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। क्योंकि आर्थिक तंगी और पढ़ाई रुक जाने से वो छात्रा काफी तनाव में थी। छात्रा का शव कमरे में पंखे से लटका मिला। बिहार की रहने वाली छात्रा रिंकू कुमारी अपने माता पिता के साथ रेवाड़ी के धारूहेड़ा में किराए के मकान में रहती थी। रिंकू के पिता इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, जबकि मां सब्जी की रेहड़ी लगाती हैं। आर्थिक तंगी की वजह से उनके माता पिता स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाए, जिससे उसकी पढ़ाई रुक गई। बताया गया कि अपने 6 भाई बहनों में रिंकू पढ़ाई में सबसे होनहार थी, लेकिन स्कूल छूटने से रिंकू अंदर तक टूट चुकी थी और मानसिक रूप से परेशान रहने लगी। दावा है कि इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। प्रशासन और स्कूलों से ऐसे मामलों में संवेदनशीलता से ध्यान देने की मांग की गई। साथ ही सवाल उठाए गए कि क्या गरीबी में पल रहे होनहार बच्चों की मदद नहीं करनी चाहिए? क्या सरकार को ऐसे बच्चों के लिए कोई अलग से पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए? क्या आर्थिक तंगी के अभाव में बच्चों की पढ़ाई का छूट जाना जायज है? क्योंकि आर्थिक कारणों से बच्चों की पढ़ाई रुकना कई बार उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालता है और रिंकू के साथ भी यही हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पश्चिमी लंदन में भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक इमारत आग की लपटों और काले धुएं में घिरी हुई दिखाई। जानकारी के मुताबिक ये इमारत एक कंपनी का वेयरहाउस था, जिसमें मंगलवार सुबह अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धर लिया। आग की लपटें और काला धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहे थे। गोदाम में आतिशबाजी का सामान और कई सिलेंडर रखे हुए थे, जिनकी वजह से वहां लगातार धमाके भी हो रहे थे। आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू पाने के लिए 25 गाड़ियां और 150 से अधिक फायर फाइटर्स को लगाना पड़ा। एहतियात के तौर पर आसपास की सभी इमारतों और स्कूलों को खाली करवा लिया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस आग में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई शख्स हताहत नहीं हुआ। कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार शाम खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक दीप्ति का शव पंखे से लटका हुआ मिला।
पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में किसी पर आरोप नहीं लगाया गया। हालांकि सुसाइड नोट में प्यार भरोसे का जरूर जिक्र किया गया। सुसाइड नोट में लिखा है कि अगर प्यार नहीं, भरोसा नहीं किसी रिश्ते में, तो फिर रिश्ते में रहने और जीने की वजह क्या है। वहीं मृतका के भाई ने ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सब मुझे इंसाफ चाहिए। तो मुझे तो बस बोला गया कि वो खत्म हो गई। उस समय उसको मारा पीटे, उसको क्या कैसे की है वो, कि उसको मारा गया, मुझे नहीं पता है। दीप्ति की 2010 में हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा है। बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने 2 शादियां की हैं। दूसरी पत्नी दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक्ट्रेस है। बर्थडे पर दोस्तों से ज्यादा खुशी कोई नहीं मनाता। दोस्त ही केक पर मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन मुंबई में 5 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को आग के हवाले कर दिया। विनोबा भावे इलाके का रहने वाला अब्दुल रहमान 21 साल का हुआ था। 25 नवंबर को रात 12 बजे के बाद उसके 5 दोस्तों ने फोन कर उसे फ्लैट के नीचे बुलाया और केक काटने की बात कही। अब्दुल के भाई ने बताया कि जब वो नीचे उतरा तो अयाज मलिक और अशरफ मलिक ने उस पर अंडे और पत्थर फेंके। इसके बाद कासिम चौधरी और हुज़ैफा खान स्कूटी से पेट्रोल लेकर आए और फिर अब्दुल को आग लगा दी। आग की लपटों में गिरने के बाद अब्दुल ने किसी तरह अपने कपड़े उतारे, लेकिन तब तक वो बुरी तरह झुलस चुका था। फिलहाल अब्दुल अस्पताल में भर्ती है और पुलिस ने 5 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि दोस्तों ने अब्दुल के साथ ऐसा क्यों किया? क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी या फिर कुछ और? यूरोप में कुछ क्रिमिनल गैंग वीडियो गेम की मदद से बच्चों को अपराध की दुनिया में धकेल रहे हैं। ये खुलासा यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा एजेंसी यूरोपोल की प्रमुख कैथरीन डे ने किया है। कैथरीन के मुताबिक क्रिमिनल गैंग ऑनलाइन गेमिंग जोन का इस्तेमाल कर रिक्रूटमेंट जोन की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रिमिनल पहले तो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों से जुड़ते हैं और उनके साथ नॉर्मल चैट शुरू करते हैं। फिर बच्चों को अपनी बातों में फंसाकर अपराधी उनको प्राइवेट चैट में ले जाते हैं, जहां वो बच्चों को महंगे गिफ्ट जैसे कि जूते, मोबाइल फोन, इनका लालच देकर उनसे अपराध करवाने का काम करते हैं। जो बच्चे महंगे गिफ्ट के लालच में नहीं आते, उनको डराया धमकाया जाता है। कैथरीन के मुताबिक एक बच्चे को डराने के लिए अपराधियों ने उसके पालतू कुत्ते को ही मार डाला और धमकी दी। अगर उसने उनका कहा नहीं माना तो फिर उसके घर वालों को भी इसी तरह मार डालेंगे। यूरोपोल को अब तक ऐसे 105 मामले मिले हैं जिनमें बच्चों का इस्तेमाल गेमिंग गैंगस्टर के तौर पर किया गया। यूरोपोल का कहना है कि अभिभावक ऐसे मुद्दों पर अपने बच्चों से बात करते रहें और उनको डिजिटल खतरों के बारे में भी आगाह करते रहें। अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच पर आज का अपडेट आपको बताते हैं। देखिए, फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के बारे में पता चला है कि वो ब्लास्ट से ठीक पहले पैसे जुटा रहा था। सहारनपुर के जिस अस्पताल में वो काम करता, वहां के एक अधिकारी के साथ उसकी चैट वायरल हुई है। उस व्हाट्सएप चैट में आदिल बार बार पैसों की डिमांड करता दिखाई दे रहा था। 5 सितंबर को आदिल ने अपने अधिकारी को मैसेज करते हुए लिखा, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। आपकी बहुत मदद होगी सर, पैसों की बहुत जरूरत है। लगातार 2 दिन जब अधिकारी ने उसे पैसे नहीं दिलवाए तो बौखलाहट में आदिल का मैसेज आया। लिखा, सर सैलरी जल्द से जल्द चाहिए, पैसे चाहिए, प्लीज आपकी बहुत मदद होगी। जांच एजेंसियों को शक है कि इन्हीं पैसों से विस्फोटक खरीदा गया होगा। दिल्ली ब्लास्ट में जिन 26 लाख का इस्तेमाल हुआ उसमें 8 लाख आदिल ने ही दिए थे। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने अब 7वीं गिरफ्तारी भी कर ली है। इस बार आतंकियों को पनाह देने वालों को पकड़ा गया है। एनआईए ने फरीदाबाद की ही धौज गांव से शोएब नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोप है कि शोएब ने धमाके से ठीक पहले आतंकी उमर को अपने घर पर पनाह दी थी। साथ ही उसकी जरूरतों का पूरा ध्यान भी इसी ने रखा था। उसे हर तरह की मदद मुहैया कराई गई थी। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने आज शोएब को कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने आतंकी उमर के मददगार शोएब को 10 दिनों की रिमांड पर भेजा है। अब जांच एजेंसीज अगले 10 दिनों तक ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि कहीं शोएब को किसी और ने तो आतंकियों की मदद करने का काम नहीं दिया था। फरीदाबाद में जिस डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ, उसके बारे में पता चला है कि वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास में ही एक मदरसा बनवा रहा था। मुजम्मिल का मदरसा जमीन से 10 फीट नीचे बन रहा था। अब इस मदरसे की बनावट और इसकी लोकेशन बड़े सवाल खड़े कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना ये मदरसा जमीन से 10 फीट नीचे बनाया गया है। करीब 200 गज में बन रहे इस मदरसे की बनावट बिल्कुल अलग है। इसके दीवार की मोटाई ही करीब 5 फीट की है।
हमारी टीम ने जाकर देखा तो पता चला कि मदरसे का काम लगभग पूरा हो चुका था। नीचे का जो 10 फीट का जो स्ट्रक्चर है अंडरग्राउंड का, ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पंखे जो हैं वो लगे हुए हैं। मदरसे में चटाई भी रखी थी, जिसे देखकर लग रहा है कि यहाँ लोगों का आना जाना था। फिलहाल पता किया जा रहा है कि आखिरकार मदरसे को ऐसे बनवाने के पीछे की वजह क्या थी। दिल्ली आतंकी हमले की जांच के बीच हरियाणा पुलिस ने नूंह जिले से एक वकील को पकड़ा है। आरोप है कि वकील पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और यहां से पाकिस्तान पैसे भी भेजता था। हरियाणा पुलिस ने नूंह जिले के खरखड़ी गांव में रिजवान नाम के वकील को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिजवान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान में कुछ लोगों से ऑनलाइन संपर्क किया और पैसों का संदिग्ध लेन देन भी उसकी तरफ से किया गया। शक होने पर जब रिजवान के फोन की जांच हुई तो व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल समेत कई सबूत मिले, जिसके आधार पर अब वो गिरफ्तार हो गया। हालांकि पाकिस्तान से कनेक्शन पर परिवार ने सफाई दी। पाकिस्तान में मेवात से, सारी ही मेवात से मतलब ये परिवार, आधे परिवार यहाँ रह गए, आधे वहाँ हैं और संपर्क भी हो जाते हैं, फोन पे बात भी हो जाती है। इस साल मेवात क्षेत्र में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी चमक दमक वाली लाइफस्टाइल नहीं, बल्कि 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स केस में लगे उन पर गंभीर आरोप हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले में गिरफ्तार अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्कर सलीम शेख ने जांच एजेंसीज के सामने बेहद चौंकाने वाले दावे किए। ड्रग्स तस्कर सलीम शेख के मुताबिक औरी दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर का बेहद करीबी है। आरोप है कि औरी ड्रग्स लेता भी है और देता भी है। औरी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने वाली ड्रग्स पार्टियों में हिस्सा लेता है। इन्हीं दावों की सत्यता के लिए आज मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने औरी को कई घंटे पूछताछ के लिए बुलाया। इस मामले का दायरा यहीं तक सीमित नहीं रहा। जांच के दौरान एंटी नार्कोटिक्स सेल ने बॉलीवुड अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे और एक्टर सिद्धांत कपूर से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में औरी और सिद्धांत दोनों के बैंक अकाउंट, लेन देन और मनी ट्रेल की भी बारीकी से जांच की जा रही है। दिल्ली के रोहिणी में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार एक घर में जा घुसी। गनीमत रही कि हादसे में घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। दिल्ली के रोहिणी में एक बेकाबू तेज रफ्तार कार एक घर में घुस गई। गनीमत रही कि हादसे में घर के अंदर मौजूद बुजुर्ग महिला बाल बाल बच गई। कार मुड़ी और घर में घुस गई। सोसाइटी के गेट से कार अंदर मुड़ी और सीधे घर का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गई। घर के अंदर ये बुजुर्ग महिला बरामदे में अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी कार की एंट्री हुई। कार की टक्कर की वजह से अंदर रखा कूलर और कपड़े सुखाने वाला स्टैंड बुजुर्ग महिला के ऊपर जा गिरा। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार आगे वाले तखत से टकरा कर रुक गई, वरना बड़ा ही गंभीर हादसा हो सकता था। यह हादसा इस बात के लिए डराता है कि बंद घर के अंदर भी एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। आने वाले दिनों में अगर आपको ये पता चले कि किसी कंपनी ने दूसरे ग्रहों पर गाड़ियों की लॉन्चिंग कर दी है तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि खबरें हैं कि स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर कुछ प्राइवेट कंपनी इन दिनों भविष्य की गाड़ियां बनाने में लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ियां धरती पर नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों पर चलेंगी। चांद और मंगल की सतह पर चलने के लिए हाईटेक स्पेस कारें बनाई जा रही हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रोबोटिक गाड़ियां अपने साथ 2 एस्ट्रोनॉट्स और कुछ भारी सामान ले जा सकेंगे। तापमान को झेलने की क्षमता भी इनकी गजब की होगी। ये -240 डिग्री में भी काम कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीएलओ की हो रही मौतों का आंकड़ा आज फिर से बढ़ गया। गोंडा में बीएलओ ने सुसाइड किया था, तो वहीं बरेली में हार्ट अटैक से बीएलओ की जान चली गई। सबसे ज्यादा चर्चा गोंडा में बीएलओ रहे विपिन यादव की हो रही है, जिसने अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया। दबाव का रहा, किसके दबाव को कहा? ये वीडियो लेखपाल और सबका यही दबाव था। जहर खाने के बाद विपिन यादव को लखनऊ के केजीएमयू में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। विपिन यादव का शव उनके गांव पहुंचा तो घर में मातम पसर गया। वहीं बरेली में तैनात बीएलओ सर्वेश गंगवार की हार्ट अटैक से जान चली गई, जिसके चलते हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान ही सर्वेश गंगवार की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। अब सर्वेश के भाई कह रहे हैं कि कई दिनों से उनके ऊपर काम का दबाव था और वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगे थे।
बीएलओ की सबसे ज्यादा मौत अगर किसी राज्य में हुई है तो वो है मध्य प्रदेश। 24 घंटे में 2 और ऐसे ही मामले सामने आए जहां संदिग्ध हालात में बीएलओ की जान चली गई। शहडोल के रहने वाले मनीराम नापित की उम्र 54 साल थी और एसआईआर के काम में जुटे हुए थे। परिवार का दावा है कि काम को लेकर उन पर बहुत ज्यादा दबाव था, जिसके चलते उन्हें हार्ट अटैक आ गया। सर बहुत ज्यादा दबाव था, बार बार फोन आ रहे थे, बार बार 2-2 मिनट में रिपोर्टिंग आ रही थी। तबीयत अचानक से बिगड़ गई, उनको हार्ट में अटैक वो हो गया। इसी तरह का एक और मामला बैतूल जिले से आया, जहां एसआईआर के काम में जुटे बीएलओ बिहारी लाल को हार्ट अटैक आ गया। इसके बाद गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया और फिर एम्स रेफर कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि बिहारी लाल पर अधिकारियों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। बीएलओ की हो रही लगातार मौतों पर सियासत भी गर्म है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर 25 से ज्यादा बीएलओ और कर्मचारियों की लिस्ट जारी की, जिनकी पिछले कुछ दिनों में जान जा चुकी है। इसमें गुजरात के 5, केरल के 1, राजस्थान के 3, मध्य प्रदेश के 8, पश्चिम बंगाल के 3, उत्तर प्रदेश के 4 और तमिलनाडु के 2 लोगों के नाम शामिल है। एक टीचर को आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो 20-20 घंटे काम करे और 20 घंटे काम करके भी वो पूरा ना कर पा रहा हो, तो निश्चित रूप से स्थिति भयावह है। इधर समाजवादी पार्टी ने बीएलओ की हो रही मौतों का जिम्मेदार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को बताया। साथ ही मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की। बड़े पैमाने पर बीएलओ की जान गई है और सरकार का दबाव है कि वो कैटेगरी में सबके जल्दी फॉर्म भर दो। अखिलेश यादव एक बार फिर मांग कर रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। बिहार के बाद अब देश के 12 राज्यों में एसआईआर जारी है और इस बीच जानकारी सामने आई है कि फॉर्म के डिजिटाइजेशन के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। सभी 12 राज्यों में एसआईआर फॉर्म वितरित करने का आंकड़ा 99% के पार जा चुका है। यूपी में वोटर्स की संख्या 15 करोड़ 44 लाख है। इसमें से 1,62,000 से ज्यादा बीएलओ काम में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में एक बीएलओ के ऊपर औसतन 950 वोटर्स की जिम्मेदारी है, जबकि कई राज्यों में एक बीएलओ के ऊपर 1000 से ज्यादा वोटर्स की जिम्मेदारी है। इस धीमी रफ्तार को लेकर प्रशासन कार्रवाई भी कर रहा है। श्रावस्ती में 50 से ज्यादा बीएलओ का वेतन रोका गया तो 5 शिक्षा मित्रों को सस्पेंड किया गया। वहीं बदायूं में 100 से ज्यादा बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हालांकि जो बीएलओ बेहतर काम कर रहे हैं उन्हें अधिकारियों की तरफ से सम्मानित भी किया जा रहा है। हमीरपुर की एसडीएम ने 3 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और गिफ्ट में फिल्म देखने के लिए टिकट भी दिया। राजस्थान की अजमेर शरीफ दरगाह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। हंगामे की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। पहले गुत्थम गुत्था हुए और फिर जमकर थप्पड़ घूंसे चले। ये मारपीट 2 खादिमों और उनके समर्थकों के बीच कहासुनी के बाद शुरू हुई। शर्म की बात यह है कि ये हंगामा अजमेर दरगाह के अंदर हुआ, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को दौड़ा दौड़ाकर मारते नजर आए। कुछ लोगों ने झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन ये हंगामा काफी देर तक चलता रहा। मारपीट के दौरान दरगाह में अफरा तफरी का माहौल था। लोग घबराए हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के सीहोर में वीआईटी यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों ने जमकर हंगामा कर दिया। इन छात्रों का आरोप है कि भारी भरकम फीस के बावजूद उन्हें सही भोजन और पानी नहीं मिल रहा, जिससे कई छात्र बीमार पड़ रहे हैं। नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी में उग्र प्रदर्शन किया। कैंपस में खड़े कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। कुछ गाड़ियों को छात्रों ने पलट भी दिया। ये हंगामा आधी रात को हुआ। जिस परिसर में रात को सन्नाटा रहता था, वहां नारेबाजी, हंगामा और तोड़फोड़ हो रही थी। हजारों नाराज छात्र दौड़ दौड़कर जिधर जो कुछ मिला उसे तोड़ते फोड़ते नजर आए। छात्रों का ये गुस्सा भोजन और पानी की गुणवत्ता को लेकर फूटा। आरोप है कि वीआईटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का खाना खराब है और साफ पानी की किल्लत है, जिससे कई स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ गई। 24 छात्रों में पीलिया के लक्षण पाए गए हैं। छात्रों के मुताबिक कई बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा इस तरह से नजर आया। हंगामे के बाद अधिकारी और पुलिस यूनिवर्सिटी में पहुंचे और छात्रों को आश्वासन दिया। अगर खाने में समस्या है उसकी भी हम लोग सैंपलिंग, रॉ मटेरियल जो है उसकी सैंपलिंग करा लेते हैं और बिल्कुल, और ये अभी के साथ में हम लोग फोर्टनाइटली इसको कंटिन्यू कराते रहेंगे।
ताकि ऐसी समस्याएं फिर न रहे। ठीक है, इसके अलावा जो जॉइंटिस की बात हो रही है कि हमारे कुछ साथियों को, कुछ बच्चों को जॉइंटिस हुआ है। हंगामे को पूरी तरह से शांत करने के लिए फिलहाल वीआईटी प्रशासन ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी है। सीहोर के वीआईटी में छुट्टियों के ऐलान के बाद अब छात्र और छात्राएं फिलहाल अपने घर जा रहे हैं। घर जा रहे स्टूडेंट से हमारे संवाददाता अंबुज ने बात कर ये जानने की कोशिश की कि क्या सिर्फ खराब खाने वाली बात थी या फिर पूरे बवाल के पीछे का सच कुछ और भी है। ये वीआईटी के सीहोर कैंपस के स्टूडेंट्स हैं जो फिलहाल अपने घरों के लिए बैग लेकर निकल पड़े हैं। रात में हुए हंगामे में ये कार आग के हवाले कर दी गई, इसे पलट दिया गया। दूसरी कार भी आप देख सकते हैं। अंबुज से बातचीत में छात्रों ने खाने और पानी से इतर गंभीर आरोप लगाए। क्या हुआ था, क्या समस्या है? सर समस्या पानी की है, खाने की है, पर बच्चे जॉन्डिस से मर रहे, खून की उल्टी कर रहे हैं। ये कंटामिनेटेड वाटर है और उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं और कई लोगों की तो डेथ भी हुई है। हालांकि घर जाने वाले ज्यादातर स्टूडेंट मामले में कुछ भी बोलने से डर रहे हैं। आप कहाँ से जा रहे हैं? हालांकि अंबुज से बातचीत में कुछ बच्चों ने खराब पानी और खाने की बात कही, लेकिन सच क्या है और क्यों ये मामला इस स्तर तक पहुंच गया, इसके आगे का सच अभी सामने आना बाकी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 5 दिन पहले 6 साल की बच्ची से रेप हुआ। रेप करने वाले आरोपी की पहचान हो चुकी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसी के आक्रोश में लोग 5 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 5वें दिन लोगों के सब्र का बांध टूटा और पुलिस पर पत्थरबाजी हो गई। जवाब में पुलिस ने भी लाठियां भांजी। आरोपी सलमान दूसरे समुदाय का है, लिहाजा कुछ शरारती तत्वों ने उस समुदाय के धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया। हिंदू संगठनों की अपील पर लोग एक स्कूल के ग्राउंड में इकट्ठा हुए। वहां प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। हिंदू समाज उग्र आंदोलन के लिए आंदोलन की चेतावनी देकर इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा। इधर पुलिस सलमान की तलाश में दिन रात एक किए हुए है। अभी बच्ची की हालत में सुधार है, आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और आरोपी की तलाश उसी समय से पुलिस लगातार कर रही है। कल भी हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे। सबने मिलकर ऐसा प्रदर्शन किया कि 35 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की बात भी कही है। आरोपी पर रखा गया इनाम भी बढ़ा दिया गया, लेकिन पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। अभी तक जो आरोपी है सलमान, उस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। 10,000 रुपए का इनाम रखा गया था, जिसे बढ़ा करके अब 30,000 रुपए कर दिया गया है। राजस्थान के कोटा में एक बड़ा हादसा हो गया। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के शोरूम में आग लग गई। इस हादसे में भारी नुकसान की खबर है। आग इतनी भयंकर थी कि शोरूम के शीशे चटक कर गिरने लगे। देखते ही देखते अंदर खड़ी कई स्कूटी में आग लग गई। काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया। हादसा कोटा के बोरखेड़ा इलाके में हुआ। कोई है तो नहीं अंदर? फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक 50 से ज्यादा स्कूटी जलकर राख हो चुकी थी। आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं है, लेकिन स्कूटी शोरूम के मालिक का इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अब एक हैरान कर देने वाली खबर। मुनाफा कमाने के चक्कर में ब्यूटी कंपनियां अब 4 साल के छोटे बच्चों को भी टारगेट कर रही हैं। एक अमेरिकी कंपनी ने बच्चों की सुंदर त्वचा के लिए फेस मास्क लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि फेस मास्क में विटामिन B12 है, जो स्किन को सुधारता है। ब्यूटी कंपनियां जल्द ही छोटे बच्चों के लिए डेली क्रीम लाने की भी तैयारी में है। एक रिपोर्ट के आधार पर भारत में आने वाले सालों में बेबी केयर प्रोडक्ट्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ेगी। एक्सपर्ट्स की माने तो लड़कियों पर कम उम्र में सुंदर दिखने का दबाव बनाया जा रहा है और इसी तरह बच्चों के दिमाग तक ये बात पहुंचाने की तैयारी है कि ब्यूटी प्रोडक्ट उनके लिए जरूरी हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक छोटे बच्चों को स्किन केयर की ज्यादा जरूरत होती नहीं, इसीलिए फेस मास्क उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर पर धर्म ध्वजा स्थापित की थी, जिस पर अब पाकिस्तान ने रोना धोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने ध्वज की स्थापना को इस्लामोफोबिया और हेट स्पीच से जोड़ दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हुए 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र किया। पाकिस्तान ने दावा किया कि मस्जिद के विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों को बाद में बरी कर दिया गया।
अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के अत्याचारों पर चुप्पी साध लेने वाला पाकिस्तान अब इसे भारत के अल्पसंख्यकों का शोषण बता रहा है। इस भव्य आयोजन से सिर्फ सियासी हुक्मरान ही नहीं, पाकिस्तान के पत्रकार भी बौखला गए। जो राम भक्त हैं, उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। मोदी साहब के बारे में भारत के, अच्छा ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। सच तो ये भी है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू किस तरह भेदभाव का शिकार होते रहे हैं। यहाँ तक कि कई मंदिर और हिंदुओं की प्राचीन धरोहरों को वहाँ नष्ट कर दिया गया। बड़ी खबर भी आ रही है, भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिली है। अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। 2030 में भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई, जिसमें भारत राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी इस बार करेगा। अहमदाबाद में ये गेम्स होने जा रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, भारत को ये गेम्स कराने की मेजबानी कराने की जिम्मेदारी मिली है। अहमदाबाद में ये गेम्स होंगे। 2030 में खेलों की मेजबानी भारत करने जा रहा है। हांगकांग से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। हांगकांग के ताइपो में 3 इमारतों में भीषण आग लग गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भयंकर आग का तांडव 35 मंजिला इमारत से शुरू हुआ और कुछ मिनटों में ही पास की 2 इमारत आग की चपेट में आ गई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। हांगकांग के ताइपो की जिन 3 इमारत में आग लगी, उनमें 4000 लोग रहते थे। इमारतों में मरम्मत का काम चल रहा था, जिनके बाहर लगी बांस की मचान के जरिए आग और ज्यादा भड़क गई। आग की लपटों के बीच धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर तक नजर आ रहा था। फायर फाइटर की कई टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव का काम लगातार चल रहा है, लेकिन आग लगने के कई घंटे बाद भी इस पर काबू नहीं पाया जा सका। ताइपो में लगी आग का लेवल 5 बताया जा रहा है, जो हांगकांग में आग की सबसे गंभीर श्रेणी होती है। बिहार में नई सरकार बनने के बाद भवन निर्माण विभाग ने पुराने आवंटन की समीक्षा शुरू कर दी है। कई नेताओं को सरकारी घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया, जिनमें पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनके बेटे तेज प्रताप यादव का नाम भी शामिल है। यानी पिछले करीब 20 सालों से लालू और राबड़ी परिवार का ठिकाना रहा 10 सर्कुलर आवास अब उन्हें खाली करना होगा। राबड़ी देवी को नया सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया। मेरे पीछे जो आप आवास देख रहे हैं, इसी आवास में अब लालू यादव, राबड़ी देवी और उनका जो पूरा परिवार है वो शिफ्ट होने वाला है। इतना ही नहीं, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी अपना सरकारी आवास खाली करना होगा, क्योंकि अब तेज प्रताप विधायक नहीं रहे, इसलिए उन्हें सरकारी आवास को छोड़ना होगा। इस पर परिवार से नाता तोड़ चुकी लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने नाराजगी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया में पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि घर से तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। जबकि बीजेपी ने आवास खाली कराने के पीछे नियमों का हवाला दिया। परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया। संपत्ति की माया न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया। जेल की यातना झेलना पड़ा। अब आपको सरकारी बंगले का माया। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के नोटिस पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कुछ भी करना होगा लेकिन आवास खाली नहीं करेंगे। राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं है। 20 सालों से आवास आवंटित है, अभी तक खाली क्यों नहीं कराया गया। बीजेपी के इशारे पर लालू परिवार को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर आवास खाली करने को कहा है। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर आवास आवंटित किया गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक साथ 3 कंपनियों में आग लग गई। आग लगने के बाद कंपनियों के अंदर रखे हुए कपड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास रिहायशी इलाका होने की वजह से खतरा और बढ़ गया था। जलते हुए सामानों के बीच आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी। ऊपर के एंगल से रिकॉर्ड किए गए आग के वीडियो में कंपनी की छत आधी से ज्यादा टूटी हुई नजर आई और उसके अंदर जल रही आग धीरे धीरे सब कुछ खाक करती चली जा रही थी। बताया गया कि आसपास रिहायशी इलाकों को भी एक समय पर खतरा था, लेकिन उस साइड में रेसिडेंस ले रहे हैं कंपनी को साइड पहले वहाँ पे जाके सब इनकर किया। और इसमें गारमेंट का काम आधे से ज्यादा, बाकी फैब्रिक का काम है। बताया गया कि घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया था।
कश्मीर के बडगाम और गांदरबल में स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदर्शन जारी है। महिलाएं सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतर आई हैं। बिजली विभाग को मीटर लगाने से रोका जा रहा है। कहीं हाथ में स्मार्ट मीटर लेकर महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं, तो कहीं मीटर को पटक पटक कर तोड़ रही है। कश्मीर के बडगाम और गांदरबल में कई इलाकों में स्मार्ट मीटर के खिलाफ ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली चाहिए तो स्मार्ट मीटर लगाने होंगे, लेकिन कई इलाकों में लोग बिजली विभाग को नए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने नहीं दे रहे हैं। महिलाएं खास तौर पर इसका विरोध कर रही हैं। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।